नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अनादि टीवी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बंबई से। जी हां, दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना बजट पेश किया है। इसके बाद बंबई में सेंसेक्स नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है और हाल के वर्षों में पहला मौका है जब सेंसेक्स ने बजट के दिन इतनी भारी उछाल ली है। जी हाँ, बजट के बाद शेयर बाजार में भारी उछाल की खबरें हैं और सेंसेक्स ने 1500 अंकों की उछाल ली है। पिछले दिनों हमने देखा था सेंसेक्स ने 50,000 अंकों का मनोवैज्ञानिक आंकड़ा छुआ था। इसके बाद निफ्टी में भी 420 अंकों की उछाल देखी गई है। पहले के सत्रों में लगातार मुनाफा वसूली के बाद गिरावट देखी थी, लेकिन बजट के बाद शेयर मार्केट में भारी उछाल है। यानी कह सकते हैं कि जो शेयर बाजार को ये बजट रास आ गया है। जी हाँ, सेंसेक्स ने 1500 अंकों की भारी भरकम उछाल ली है और ये बता दें फिर से कि हाल के कुछ वर्षों में पहला मौका है कि बजट के बाद जो शुरुआत से जो बढ़त हुई है, सेंसेक्स ने बढ़त लेना शुरू किया है, वो बजट भाषण खत्म होने के बाद भी बरकरार है। यानी कि बाजार को बजट रास आ गया है। तो कह सकते हैं कि निर्मला सीतारमण का ये तीसरा बजट, निर्मला सीतारमण का मोदी सरकार की दूसरी सरकार का तीसरा बजट बाजार को रास आ गया है। सेंसेक्स के साथ साथ निफ्टी ने भी बड़ी उछाल ली है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि बजट के बाद शेयर मार्केट में भारी उछाल आया है और इस बजट में जनता के लिए क्या कुछ है इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इसके पहले देखिए, सेंसेक्स ने 1500 अंकों की बड़ी छलांग लगाई है। जी हाँ, और निफ्टी ने भी 420 अंकों की उछाल ली है। तो कह सकते हैं कि बाजार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट रास आ गया है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर बंबई से कि दिल्ली में बजट भाषण कुछ मिनट पहले खत्म हुआ है और बंबई से अच्छी खबर निवेशकों के लिए आई है, औद्योगिक क्षेत्र के लिए आई है कि सेंसेक्स और निफ्टी में भारी भरकम उछाल देखा गया है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। बता दें कि निर्मला सीतारमण ने अपना पहला ऐसा बजट पेश किया है जो पेपरलेस था। जी हाँ, यानी इसमें कागज का उपयोग नहीं किया गया था और मेड इन इंडिया टैबलेट पर उन्होंने अपना पूरा बजट भाषण, जो कि लगभग 2 घंटे का था, वो पढ़ा। कई सारी उम्मीदें थी इससे उन पे वो खरी नहीं उतरी है, लेकिन कई सारे सेक्टरों में उन्होंने कोशिश की है कि कुछ राहत मिले। जी हाँ, फिर वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रेलवे हो, कई सारे क्षेत्रों में उन्होंने सौगात देने की कोशिश की है। तो कह सकते हैं कि निर्मला सीतारमण का ये बजट बाजार को तो फिलहाल रास आ गया है। अब अर्थशास्त्री, बीजेपी, कांग्रेस के नेता, आम पब्लिक इसकी क्या राय देती है, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हाल फिलहाल कह सकते हैं कि सेंसेक्स में 1500 अंकों का भारी भरकम उछाल आ गया है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर कि निफ्टी में 420 अंकों का उछाल है और सेंसेक्स 1500 अंक उछला है। बड़ी एक उछाल कह सकते हैं क्योंकि पिछले कुछ सत्र में हमने देखा था कि सेंसेक्स ने 50,000 अंकों का मनोवैज्ञानिक आंकड़ा छुआ था। इसके बाद मुनाफाखोरी और बिकवाली के दबाव में लगातार 3 से 4 दिन तक सेंसेक्स में गिरावट का रुख रहा था और उम्मीद की जा रही थी कि आज शायद सेंसेक्स बढ़ेगा और उम्मीद के मुताबिक ऐसा हुआ भी। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि जिस दिन बजट पेश होता है उस दिन शेयर बाजार गिरता ही गिरता है। लेकिन ये हाल के वर्षों में पहला मौका है कि जब शेयर बाजार ने इतनी लंबी छलांग मारी है। तो कह सकते हैं कि निवेशकों के लिए एक अच्छी खबर है और जिस प्रकार की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में की, और खासतौर से जो हिंदुस्तान में लोगों को बड़ी उत्सुकता रहती है सोने चांदी, इसमें सस्ते करने की बात कही है इस बजट में। मोबाइल के शौकीनों के लिए जरूर झटका लग सकता है कि मोबाइल महंगे हो सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को गाड़ियाँ खरीदनी है, मकान बनाना है, तो उनके लिए एक अच्छी खबर ये है कि स्टील की कीमतों में गिरावट की बात कही गई है। तो कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो कंपनियां काम कर रही हैं उनको राहत मिलेगी, जो लोग अपना मकान बनाना चाहते हैं उनको एक राहत मिलना है इस बजट में, और जो लोग मोबाइल ऑटो सेक्टर में खरीदारी करना चाह रहे थे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम लगातार देख रहे हैं कि कंपनियों ने जनवरी के शुरुआत में ही पिछले महीने में अपनी गाड़ियों में 30 से 35,000 तक की बढ़ोतरी की है कीमतों में। उसका कारण बताया गया था स्टील के दामों में तेजी। जी हाँ, चीन से चल रही तनातनी के बीच सरकार ने जो कुछ प्रतिबंध लगाए हैं, इसका असर कच्चे माल पर दिखा है। यही कारण है कि स्टील के भावों ने एकदम से तेजी लिए और इसका एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि एक सिंडिकेट बन गया है जो कि मुनाफाखोरी कर रहा है और जिसके कारण एक कार्टेल बनाकर सीमेंट के, स्टील के भाव बढ़ाए जा रहे हैं। तो हो सकता है कि केंद्रीय एजेंसियां और राज्य सरकारें इस पर कुछ एक्शन लें। लेकिन निर्मला सीतारमण अपने 2 घंटे के भाषण के बाद
कई सारी छूटों का ऐलान किया है, कई सारी नई योजनाओं का ऐलान किया है। कोरोना को लेकर उन्होंने आंकड़े दिए कि किस प्रकार 80 करोड़ लोगों को सरकार ने भोजन मुहैया कराया। वो कोरोना काल में जैसी आर्थिक मंदी थी उसमें इस बजट को हम कह सकते हैं कि एक बहुत अच्छा बजट हो सकता था। ये हुआ भी है। 27 लाख के पैकेज का ऐलान हुआ है। बिल्कुल। और उन्होंने साफ तौर पर कहा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कि मुश्किल हालात में ये बजट आया है, क्योंकि इकोनॉमी हमने देखा है कि एकदम रसातल की ओर जा रही थी और अब सरकार को उम्मीद है कि नए फाइनेंशियल ईयर में इकोनॉमी वी शेप में जाएगी, यानी ऊपर से एकदम नीचे और तेजी से ऊपर की ओर जाएगी और दोहरे अंकों में पहुंच सकती है। 11% तक इकोनॉमी जा सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर, जी हाँ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार 2 में अपना तीसरा बजट पेश किया है। और जो प्रधानमंत्री लगातार कह रहे थे आत्मनिर्भर भारत की वो बात कर रहे थे, उसी को उन्होंने आगे बढ़ाने की बात की और कहा कि आत्मनिर्भर बजट की उन्होंने बात की है। तो इस पर भी हम बात करेंगे। इस बजट को लेकर बीजेपी कांग्रेस के नेताओं की क्या कुछ प्रतिक्रिया है, अर्थशास्त्रियों का क्या मानना है। तो हम चलेंगे बीजेपी के नेता प्रवीण नापित हमारे साथ जुड़े, उनके साथ सबसे पहले चलेंगे। प्रवीण जी, बहुत स्वागत है अनादि टीवी में आपका। प्रवीण जी, एक लाइन में पूछे तो बजट को किस नजरिए से देखेंगे और 10 में से कितने अंक देंगे और क्यों? देखिए, ये अंक देने की मैं इसलिए नहीं कह सकता कि जिन्होंने बजट पेश किया है और मुझसे राजनीतिक ज़्यादा बुद्धिमान लोग हैं, तो उनकी बुद्धिमत्ता का मैं यही कह सकता हूँ। इस देश को और इस देश में कोरोना काल को देखते हुए ये बजट सुपर है और सुपर हिट रहेगा, क्योंकि जीडीपी का घाटा भी पहले का घाटा और इस बार का घाटा 6.8 है। इन्हें सरकार ने बहुत अच्छा कवर करने के साथ साथ सरकार और अच्छा करने का प्रयास है। देखिए मनोज भाई, एक बात है कि जहाँ पर चाइना, जापान, हमसे बहुत ज़्यादा, जर्मनी, तमाम देश बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं, पर उन्होंने इंसानियत के या हम ये कहें कि मानवता की सेवा के लिए जो कोरोना वैक्सीन है कोई नहीं बना पाया है। और उस बात को जहाँ पर हमारे यहाँ बेटा अपने पिता को अग्नि देने से डर रहा था, ऐसे कई केस देखे आपने, उस काल में हमारे वैज्ञानिक, हमारी सरकार सामने और सतत खड़ी रही और ये उसने करके दिखाया। तो ये अच्छी बात है। ये तो 100 में से 100 देना चाहिए। आप मानवता को बचा रहे हो तो मानवता के मानव को बचा रहे हो। मानवता की नहीं, बाजार की बात कर रहे हैं ना प्रवीण भाई। मैं वो लेकर आ रहा हूं, बाजार तक ही आऊंगा मैं। वो ब्राजील के प्रधानमंत्री ने भी हमने देखा बजरंगबली का ट्वीट किया था उन्होंने। नहीं, संजीवनी लेकर। इंसान नहीं रहेगा तो बाजार कौन लेगा? इंसान नहीं रहेगा तो कौन रहेगा बाजार में? आप मुझे बताइए, ना देने वाला रहेगा ना लेने वाला रहेगा। तो फिर तो आप भी हम नहीं होते ना चर्चा के लिए। तो लेकिन अगर हम है चर्चा के लिए रहे, भी चर्चा करेंगे ना, चर्चा के लिए रहे तो उसमें भी है कि आपने अपनी जान पे खेलकर आपने 24 घंटे अपना काम किया। मैं तो धीरे धीरे सबकी तारीफ करूंगा मैं। अब उस कोरोना काल में ऐसा तो है नहीं कि आपने ऑफिस आना बंद कर दिया था, किया था, और आप जो अच्छाई होती थी वो बताने का प्रयास करते थे हम सभी के लिए, तो उसके लिए आप भी बधाई के पात्र हैं। बजट बहुत अच्छा है जी। और बजट में कम से कम जितनी बातें सारे कॉरिडोर से लेके, मेरे पास चूंकि अभी मैं दूसरे चैनल में था तो मेरे से जो डायरी थी जो पूरा लिखा था वो शायद जल्दी आने के रह गई है, फिर भी मैंने जो पढ़ा है सारे, चाहे कन्याकुमारी से बिल्कुल आपको और जो जरूरत पड़ेगी हमारी टीम आपकी मदद कर देगी, कोई बात नहीं है। जी नहीं, आपके यहाँ से दूसरा कॉल है, चूंकि 1 बजे मुझे आपके आना तो 1 बजे दूसरे ने छोड़ा तो फटाफट भगा, शायद कार में रह गई या है। तो मैंने ये देखा है, चाहे आप पश्चिम बंगाल, तो आपके आज के दिन तो आपकी लोगों के लिए वैक्सीन हो गए, बहुत जरूरत है, सब कोई आपको हथियाना चाह रहा है। चलिए आप अपनी बात करिए। तमिलनाडु में चाहे कन्याकुमारी से चेन्नई के बीच में जो कॉरिडोर है, पश्चिम बंगाल का कॉरिडोर है, जो देश के डेवलप स्टेटों में हम ऐसे कॉरिडोर बना के, हमको लगता है कि विकसित देशों के बीच में हम खड़े हैं, उन कॉरिडोर के लिए पैसा गया है। हमको लगता है कि असम वगैरह के मोहन बागान के मजदूर है जो दिन रात पीठ पे करके पूरे देश को और आयात और निर्यात के स्थिति में करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा बजट है। हम युवाओं को लिए कहते हैं, हमने मुफ्त अनाज जो बेचारे कोरोना काल से कुछ मजदूर रह गए हैं, कुछ ऐसे परिवार बीपीएल के रह गए, उनके लिए व्यवस्था है। गैस की बात की थी, जो कुछ रह गया था उनके लिए गैस की सब्सिडी है। और मुझे लगता है, मैं फिर कह रहा हूं कि मैं लगातार इस चैनल से उस चैनल बीच में आते रहे, तो आधा अधूरा में जो भी बजट सुन पाया हूं या आपके यहाँ जो भी चल रही है ब्रेकिंग, उसमें देखते हुए थोड़ी सी मदद लेना चाहूंगा। मैं 3 चीजें आप पे बता देता हूँ, आपको भी आसानी रहेगी कि इस देश में 3 बड़े वर्ग है, किसान,
जिसको लेके सरकारें चिंतित होती है, मध्य प्रदेश की हो चाहे केंद्र की, और केंद्र में जो कृषि कानून है उसको लेके जो कुछ घटनाक्रम है वो सबको पता है। दूसरा एक बड़ा वर्ग है मिडिल क्लास का, और तीसरा है गरीब आदमी के लिए आपने कहा, या हमने देखा वित्त मंत्री ने कहा कि 80 करोड़ लोगों को भोजन कराया गया, 4 करोड़ जो उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिए गए और 1 करोड़ नए उज्ज्वला गैस कनेक्शन देंगे। गरीबों की बात की गई है कि उनको क्या कुछ सुविधाएं दे सकती सरकार, लेकिन एक जो मिडिल क्लास है उसको इस बजट में कुछ नहीं मिला, क्योंकि उसकी एक बड़ी चिंता ये थी कि इनकम टैक्स स्लैब में उसको कुछ छूट मिलना थी। सरकार ने 75 साल से ज्यादा के जो लोग हैं उनको इनकम टैक्स स्लैब में छूट दी है कि ITR नहीं भरना है, लेकिन टैक्स स्लैब में कोई चेंजेस नहीं किया। तो आपको नहीं लगता कि एक मिडिल क्लास वोटर जो कि एक बड़ा वोट बैंक भी है, अगर आप उसको मिडिल क्लास ना माने, एक बड़ा वोट बैंक भी, और वो बड़ा वोट बैंक बीजेपी का बड़ा वोट बैंक भी है, तो आपको नहीं लगता है कि इस कोरोना काल में उसने भी सबसे ज्यादा सर्वाइव किया है, तो उसको भी एक बड़ी राहत इस बजट में मिलना थी कम से कम? जी बिल्कुल चाहिए थी, पर मैं आपको एक बताऊं, देश में जब हम कोरोना से निपटे, हमने सब्सिडी बिजली पे दी, हमने ये इतने लाख करोड़ लोगों के लिए हमने भोजन की जो फैसिलिटी दी, 1 नेशन 1 राशन की हमने ये सुविधा दी, तो ये पैसा कहाँ से आएगा बाजार में? हम 1 नेशन 1 राशन में पैसे की जरूरत नहीं है, मेरा राशन मध्य प्रदेश की जरूरत उत्तर प्रदेश में लूंगा। सिस्टम तो अपग्रेड किया होगा ना सर, तो सिस्टम तो अपग्रेड किया इस फाइनेंशियल ईयर में। फाइनेंशियल में मैं बता रहा हूँ ना, अरे आखिर वहां पे भी राशन गया ना, आखिर वहां पे भी राशन का कहीं ना कहीं तो झोल तो आएगा ना सर। लेकिन अगर किसी को भोपाल के आदमी को जबलपुर में राशन लेना, तो भोपाल से थोड़ी ना भेजेंगे, वो तो जबलपुर के गोदाम से उसको मिल जाएगा। ठीक है, मैंने मान लिया, आपसे कोई जीत नहीं सकता, मैं तो कभी जीत नहीं सकता, मैं तो तार्किक बात कर रहा हूँ। मैं नहीं, पर मुझे लगता है कि सिस्टम को अपग्रेड नहीं किया होगा इसको। 1 नेशन आपने कह दिया बहुत आसानी से, उसमें क्या ऐसा थोड़ी होता है, उसमें क्या, उसके लिए विल पावर चाहिए था, मादा चाहिए था करने का। हमने क्या इससे पहले की सरकारों ने क्यों नहीं किया? अगर ऐसे ही था सब कुछ तो कुछ इसमें क्या, तो इसमें क्या, तो फिर इसमें तो कोरोना की वैक्सीन के लिए 7 साल हो गए ना, अगर उनने नहीं किया तो उसका खामियाजा है वो सरकार से बाहर है। हम तो बता रहे ना। तो देखिए उसमें हमको चाहे देश के हितों में कितने हमने चाहे विमान हो, चाहे देश की सरहदों की रक्षा के लिए हमको वेपन्स की जरूरत, तमाम सब चीजों के लिए पैसा की तो जरूरत है ना, तो पैसा कहाँ से आएगा? तो उसके लिए पेट्रोल डीजल तो देना पड़ेगा, 40% टैक्स ले ही रहे हो आप। नहीं, पैसा आप हमको तो देना ही पड़ेगा ना, और पैसा हमको हमेशा इतने हमेशा तक के लिए थोड़ी देना पड़ेगा, हमेशा तक के लिए नहीं देना पड़ेगा। फिर भी बहुत सी चीजों में आपने देखा होगा उसमें बदलाव है, बहुत सी चीजों में। मुझे लगता है कि अभी आप देखिएगा, अभी और भी इसमें चीजें आपके एक और सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, आपके साथी है, भले आपके राजनीतिक मेरे मित्र हैं शर्मा जी। नहीं मेरे मित्र हैं। स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। दुर्गेश जी आपको कह रहे हैं स्वागत है। चलिए एक बार फिर से उनके पास पहुंचेंगे, कुछ तकनीकी कारण है। लेकिन दुर्गेश जी एक और बात है कि आपने बता दिया कोरोना वैक्सीन हो रही है, हेल्थ के सेक्टर में प्रवीण जी कि बहुत ज्यादा बजट बढ़ाया गया है, लगभग 2.5 गुना बजट कर दिया गया है। कोरोना वैक्सीन के लिए भी 35,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि और बहुत कुछ किया जाना चाहिए था इस बजट में? खासतौर से जो मिडिल क्लास की हम बात कर रहे हैं कि इनकम टैक्स स्लैब के साथ साथ और भी कुछ रियायतें मिलना थी उसको। देखिए मनोज जी, पहले काफी समय से चल रही थी 5 लाख, इस बार हमने कहीं कोई इनकम टैक्स की बात नहीं की थी, ना जनता की ओर से कोई बात आई थी। पहले 3 लाख का था, उसके बाद जनता की ओर से तो लगातार डिमांड। सुन तो लीजिए सर, अब आप जनता की ना सुनेंगे तो अलग बात है। अरे मैं कह तो रहा हूँ, मैं भी आपके और अलग के बीच में तो रहता नहीं हूँ, मैं भी समाज के अंदर रहता हूँ ना, मैं भी समाज के अंदर रहता हूँ भाई। पहले जब 3 लाख की थी तो 5 लाख की हमेशा हमें मांग की जाती थी कि हाँ 5 लाख होगा, 5 लाख होगा, हो गया 5 लाख। अब उसके बाद आप आगे क्या इच्छा रखोगे? अच्छा फिर यहाँ पे अगर आपको मकान लेना है या कुछ लेना तो ITR भी देना है, तो ITR कैसे दोगे आप? दोनों स्थिति में फंस जाओगे। अगर आप 6 लाख 7 लाख तक करोगे फिर आपके पास इनकम टैक्स पे ही नहीं हो, वहाँ बैंक वाले कहते हैं अब ITR वाले चाहिए, तो वहाँ ITR वाला नहीं मिलेगा, तो आपको लोन नहीं मिलेगा। सर ITR तो आजकल बच्चों को भी रिफंड करना पड़ता है, क्योंकि स्टूडेंट को भी लोन चाहिए, और 0% जिनकी इनकम है वो भी ITR भरते हैं, क्योंकि अगर पैन कार्ड आपका अनिवार्य है तो आपको ITR भरना है। ITR भरने का मतलब ये नहीं कि आपको टैक्स भरना है। नहीं ठीक है ना, नहीं ITR का मतलब आप अपने दूसरे टैक्स से, ठीक है, पर मुझे लगता है कि ऐसी मांग अभी की स्थिति में ठीक नहीं थी, और अभी जो 5 लाख है वो काफी है। 5 लाख मुझे ऐसा लगता है काफी है। आपको लगता है? आपके तो वृहद सोच है, बहुत देश के आर्थिक तमाम सब चीजों में आप सोच रखते हो, उतनी नहीं रखता मैं। चलिए मुझे लगता है कि ऐसी कोई मांग नहीं थी। एक और बड़ी खबर आ रही, पहले उस खबर का रुख करते फिर मैं आपका रुख करूंगा प्रवीण जी। जी हाँ, देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। जी हाँ, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए कि महंगा हुआ है पेट्रोल डीजल। ये एक और
महंगाई की दोहरी मार एक बार और फिर पड़ी है कि पेट्रोल महंगा हुआ है। पेट्रोल पर 2.5 रुपये का कृषि सेस लगा दिया गया है। जी हाँ, 2.5 रुपये का कृषि सेस लगा दिया गया है और डीजल पर 4 रुपये का। और पहले से ही सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी थी और कहा यह गया था कि पेट्रोल डीजल को बाजार के हवाले कर दिया गया है। लेकिन जब पेट्रोल डीजल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरे तब एक्साइज ड्यूटी लगा दी गई थी। फिर सरकारें, चाहे मध्य प्रदेश में उस समय कांग्रेस सरकार थी, उसने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, बाद में बीजेपी सरकारों ने। और अब केंद्र सरकार की ओर से बड़ी खबर आ रही है कि डीजल पर 4 रुपये कृषि सेस और पेट्रोल पर 2.5 रुपये का सेस लगा दिया गया है। जी हाँ, तो अब की बार 100 के पार, जो बार बार बीजेपी एक नारा देती थी हर राज्यों में, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़, राजस्थान हो, कि अब की बार 150 पार, 200 पार, तो प्रवीण जी अब की बार पेट्रोल डीजल 100 पार, इसको कैसे देखेंगे? क्योंकि बाजार मूल्यों पे आपने छोड़ा था और ये कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जो दाम रहेंगे तेल के, पेट्रोल के, गैस के, डीजल के, उसी हिसाब से दाम घटेंगे, बढ़ेंगे। लेकिन जब दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में नीचे गए तो केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी 13 रुपये और 10 रुपये। अब मध्य प्रदेश सरकार में जब कमलनाथ सरकार थी उन्होंने 5-5 रुपये बढ़ा दिए। आपकी सरकार उस पर वेट भी ले रही है और अब ये 4 रुपये और 2.5 रुपये जो टैक्स बढ़ गया है। तो अब ये मानकर चलिए, इसको किस नजरिए से देखें? क्योंकि आम आदमी, क्या मिडिल क्लास आदमी बचा केवल टैक्स लेने के लिए, पैसा लेने के लिए? नहीं, कोई और उपाय नहीं है? सरकारें अपनी एक्साइज ड्यूटी नहीं घटा सकती थी? देखिए, पिछले बार क्या हुआ था कि अरुण जेटली जी जब वित्त मंत्री थे तब उन्होंने सरकारों से कहा था, प्रदेश की सरकारों से, कि 2.5 रुपये, 2 रुपये आप कम कर लीजिए। उन्होंने कम कर लिए थे, बात अच्छी आ गई थी। अब मुझे लगता है कि सरकार को ज़रूरत होगी तो बढ़ाए, वरना सरकार मुसीबत क्यों मोल लेगी जनता की। तो मुझे लगता है कि जो जो बातें हुए हैं, जो जो काम हुए हैं, उन सब के लिए पैसा चाहिए, तो पैसे का स्रोत तो रहेगा। अब जैसे अभी ट्रेनें चल रही हैं, ट्रेनों का किराया जितना बड़ा है उसमें जनरल बोगी नहीं है, उसको भी उन्होंने कर दिया है कि भाई ये रिजर्वेशन है, इसके भी आवंटित होगा। लेकिन जब आप बम्बई में लोकल ट्रेन चला सकते हैं, जब आप मेट्रो चला सकते हैं, जब आप बाकी ट्रेन चला सकते हैं, तो जो बाकी दूसरी ट्रेन है, क्योंकि एक तारीख से आज ही एमएचए की नई गाइडलाइन आ गई, आप सिनेमाघर पूरी क्षमता से चालू कर दिए, स्विमिंग पूल आपने खोल दिए, तो ट्रेन में क्या दिक्कत? तो ट्रेन में वैसे भी आप पैसेंजर की जगह सुपरफास्ट का किराया ले रहे हैं, तो जो किराया 40 रुपए था वो 85 रुपए आप ले रहे हैं। ठीक है ना। तो अब मुझे लगता है कि 14 फरवरी अब 16 फरवरी के अंदर देश में जितनी ट्रेनें चलती हैं सारी की सारी हो जाएंगी। और रोज नई नई, अखबारों में आप देख रहे हो कि रोज नई नई 4-4, 5-5, 8-8 ट्रेनों का शेड्यूल उसमें दिया जा रहा है। मुझे लगता है कि मेरी जो जानकारी है उसके अंदर 16 फरवरी तक लगभग देश की सारी ट्रेनें ओपन हो जाएंगी। नहीं, ट्रेनों का इस शेष से क्या लेना देना है? नहीं, ये समझना चाह रहा हूं। चल रही है, आपने चर्चा चलाई, मैंने चर्चा चलाई, अब आपको समझ में आया कि ट्रेनों से इसका क्या लेना देना? नहीं, मैं तो आपसे जानना चाह रहा हूँ ना, क्योंकि मोटा मोटा जो मेरी जितनी समझ है आर्थिक की, कि जब डीजल महंगा होता है तब ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है, और जब ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है तब जो चीजें आयात, जो हम सप्लाई करते हैं इधर से उधर जो आती है, वो महंगी होती है। और वो जब महंगी होती है तो इसका सीधा सीधा उपभोक्ता पर भार पड़ता है। फिर उसमें मिडिल क्लास का आदमी हो, चाहे लोअर क्लास का हो, गरीब आदमी हो, अमीर आदमी हो, या मिडिल क्लास आदमी हो, तो जब आप महंगाई बढ़ाएंगे, जब हर तरीके से उसकी जेब पर आप भार डाल रहे हैं, उसकी रसोई गैस महंगी है, खाद्य तेलों के दाम आपको पता है पिछले 3 महीनों में 20 रुपए लीटर तक बढ़ चुके हैं। पेट्रोल डीजल हम लगातार देख ही रहे कि 100 के आसपास, हो सकता है अब से कुछ देर बाद 100 के पार निकल ही गया होगा। देश के कई राज्यों में तो वो पहले ही पार जा चुका। तो ऐसे में क्या टैक्स कलेक्शन के और कोई रास्ते नहीं? सरकारें क्या मुनाफा के लिए बची हैं? मुझे आप बता दीजिए, टैक्स अगर नहीं लेंगे, टैक्स के अलावा आप कैसे कर सकते हो, मुझे आप बताइए। उसके अलावा देखिए, किसान अपनी मांगों पे अड़ा है, युवा अपनी मांगों पे अड़ा है। अच्छा, सबको नौकरी भी चाहिए, सबको रोजगार भी चाहिए, रोजगार के लिए व्यवस्थाएं चाहिए, व्यवस्थाओं के साथ सब्सिडी भी चाहिए। अभी कई जगह आपने देखा होगा, लगातार 4 महीने 5 महीने कोरोना काल में बिजली के बिल नहीं लिए गरीबों से। आपने देखा होगा उन कोरोना काल में सुन लीजिए सर, ऐसा बिल आगे बढ़ा है, हम विषय बोल नहीं पाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, बिल आगे बढ़ा है, बिल नहीं लिए, नहीं बिल माफ नहीं किए। मुझे आपने बोलने के लिए बुलाया, अगर आप मुझे बोलिए, मैं गलत बोलूंगा तो आप बोलिए ना। मैं इसलिए उसमें जोड़ रहा हूँ कि बिल माफ नहीं किए, आगे बढ़ाए हैं। आगे नहीं बढ़ाया, आपको मालूम नहीं है। फिर सबको मैं आपको बिल बता देता हूँ, 10-10 हजार के बिल सब्सिडी में माफ किए हैं। मैं कोई गलत बयानबाजी करूंगा? आप बता दें बिल, या मैं बता देता हूँ जी। आप मुझे बताइए, अप्रवासी भारतीय जो निकले थे उनको राहत देने से लेकर उन सबको छोड़ना, उसका खर्चा नहीं आया होगा क्या? पूरे देश में मुफ्त में बसें चलाई थी तो उसका खर्चा नहीं आया होगा क्या? तो तमाम चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं टैक्स हमारे है।
टैक्स आज का थोड़ी अनादिकाल से चला आ रहा है ये सिस्टम, उस सिस्टम के साथ अगर अनादिकाल से चला रहा है वही टैक्स हम लेंगे। अब किसी को गिरवान पकड़ के तो हम कह नहीं सकते, पर निश्चित रूप से आपकी जो मंशा है, सोच है कि 1000 रुपये या 100 रुपये पार का जो डीजल पेट्रोल जा रहा है, निश्चित रूप से हम भी उसमें चिंतन कर रहे हैं। अब उसमें से कहीं ना कहीं आज तो कर दिया है, पर समावेश कहीं ना कहीं होने की गुंजाइश है। मैं उदाहरण बताता हूँ, जीएसटी आया, जीएसटी के बाद बता दिया कि साहब ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, इसको में कहीं हो नहीं। अरे भैया जीएसटी तुम लगा रहे हो, दुकानदार को क्या लेना है, जो तुम्हारे खरीदने वाला है वो जीएसटी के उसमें आएगा। बाद में पता पड़ा कि आपने 16,000, 40,000, 50,000 के तक महीने की जो काम करते हैं उसको जीएसटी है ही नहीं। तो हर चीज़ को बना के बता दिया। ये सच है कि 2 रुपये 50 पैसे और 4 रुपये अगर डीजल महंगा हुआ है तो निश्चित ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है। अब मैं तो आपके टीवी पे बैठा हूँ, आगे क्या आएगा उसमें हम क्या बोलेंगे, क्या समझेंगे, उसे देख लेंगे सर, कोई ज़्यादा नहीं है। मैं भी यही हूँ, आप भी यही हैं। ने जो कहा कि टैक्स अनादिकाल से लगा आ रहा है, तो वो तस्वीरें भी आपको याद होंगे जब आप प्रवक्ता ही थे कि जब 60 रुपये के आसपास पेट्रोल हुआ था तो मुख्यमंत्री जी साइकिल से गए थे, तो वो भी अनादिकाल की टैक्स व्यवस्था का हिस्सा था ना। नहीं तो ठीक है ना, अच्छा हमने तो कर दिया था, हम राजनीतिक कार्यकर्ता है ना, हमने उसका राजनीतिक प्रतीकात्मक विरोध किया। तो जब यह लोग, हमारी सरकार थी तो हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर से आए थे पेट्रोल का विरोध करने के लिए, पेट्रोल की कीमत बैलगाड़ी में बैठे। अब इनको यही नहीं मालूम कि बैलगाड़ी में कितने बैल थे, वो लोग आए थे और काहे से आए थे, बड़े बड़े खुद के हेलीकॉप्टरों से आए थे विरोध करने के लिए। तो ये सब वो, तब तो आप उनसे भी पूछा था कि सरकार में आते थे, पूछा था उनसे, 4 रुपए आपने बढ़ा दिए थे, पूछा था हमने। जी जी ठीक है, हमने अभी शुरुआत में कहा ना आपने उनके साथ क्या किया नहीं किया। कमलनाथ सरकार ने भी सबसे पहले कहा था कि पेट्रोल डीजल पर हम एक्साइज ड्यूटी घटाएंगे 5-5 रुपए, लेकिन उन्होंने बढ़ा दी थी, नहीं हुआ। सबसे उन्होंने बढ़ा दी थी, घटाई भी नहीं, उन्होंने बढ़ा दी, 5 रुपए बढ़ाई, सीधे 5 रुपए बढ़ाई। वही कह रहा हूँ, तो हमने उनसे भी सवाल पूछा था। एक और चीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो उसको किस नजरिए से देखकर, 2 चीज है इसमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, लेकिन जो आप बता रहे हैं कि उसमें चुनाव राज्य वालों का ध्यान रखा गया। अगर हम बात करें, असम के 19,000 करोड़ रुपए हाईवे में लग रहे हैं, पश्चिम बंगाल में पैसा ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, तमिलनाडु में हो रहा है और केरल में हो रहा है। मध्य प्रदेश के हिस्से में क्या आ रहा है? मध्य प्रदेश के हिस्से में यह आया है कि आप जब भी मध्य प्रदेश के चारों तरफ, अब आपने देखा होगा, अब फिर यही कहोगे 28 विधानसभा का चुनाव था तो भिंड वाला जो कॉरिडोर है वो हमने पूरा का पूरा एक मांग थी। बाकी आप देखिए कि भोपाल से लेके आप ग्वालियर से दिल्ली तक चले जाओ, भोपाल से लेके आप दूसरे, ये तो बन चुके हैं प्रवीण जी, नए उसकी बात कर रहे हैं अपन, नए में बन चुका है, कहाँ नए में सब बने हुए हैं ना, नए में सब बने, प्रावधान की बात कर रहा हूं मैं तो। झांसी से लेके खजुराहो तक एक पूरा कॉरिडोर बन रहा है, भिंड के मुरैना राजस्थान से लेकर निकलते हुए दिल्ली का एक कॉरिडोर बन रहा है, निकलेगा, अभी बन नहीं रहा है, बन ही रहा है, चालू हो गया, मतलब है ना उस व्यवस्था में। अब देवास और उज्जैन से लेके जयपुर वाला पूरा कॉरिडोर होना है, भोपाल से सुन तो लीजिए सर, बोलने भी नहीं, बोलने के लिए बुलाया भी, ये तो दोनों बातें कहते हैं। अरे तो मैं आप अभी चलिए, आपको बहुत मौका मिल गया, दुर्गेश जी के पास चलते हैं। तो दुर्गेश जी की लाइन, अब दुर्गेश जी बजट को किस नजरिए से देखेंगे और कितने नंबर देंगे इसको? दुर्गेश जी आवाज आ रही है आपको? दुर्गेश जी आपको आवाज आ रही है? आप रहने दो, देखो आप हमसे कह रहे थे बोलने मत दीजिए, आपको देख के उनकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? कोई बात नहीं। चलिए एक बार फिर से पहुंचने की कोशिश करेंगे उनके पास। लेकिन एक और चीज है प्रवीण जी, इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात कर रहे हैं कि सब गिना रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात करें, हेल्थ के क्षेत्र में आपको लग रहा है कुछ सौगात मिलेगी? क्योंकि जो एम्स की बात थी वो हम देख रहे हैं 15 साल से ज्यादा होगा, उसमें पूरी सुविधा आज तक नहीं मिली है, फैकल्टी नहीं है। मुझे लगता है कि एम्स में ऐसा कोई फैकल्टी बची नहीं जो चालू ना हो। आज ही के अखबार में लिखा था कि न्यूरो सर्जन ने बिना उसको बेहोश किए हुए न्यूरो से यहाँ का सिर का जो ब्लडर है वो पूरा का पूरा उन्होंने ट्यूमर निकाला है। तो आज पूरे अखबारों में छपा है। तो अगर न्यूरो से लेके ट्रामा सेंटर वहाँ खुल गया, आईसीयू वहाँ पर है, इमरजेंसी सुविधाएं 24 घंटे 7 दिन लिखा है, कोरोना काल की वहाँ सुविधा थी, तो अब बचा क्या है एम्स में?
वही तो जानना चाह रहे हैं। नहीं कि पूरा नया हो क्या चुका है। मिला? आप हम बता रहे हैं भोपाल का हमीदिया हॉस्पिटल पूरा बन के तैयार, एम्स पूरा बन के, वहाँ ट्रामा सेंटर है ना मनोज जी, जहाँ पर एक्सीडेंट दुर्घटना हो जाती है उसको आकस्मिक कल इमरजेंसी, वो ट्रामा सेंटर है। आईसीयू वहाँ खुला है, इमरजेंसी में 24 घंटे 2 बजे रात को 3 बजे वहाँ को जाओगे तो इमरजेंसी वार्ड अलग खुला हुआ है। तो सारी चीजें हैं वहाँ पे। अब बचा क्या है? कोरोना काल में भी मरीजों को वहां पे एडमिट किया गया, उससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती। चलिए विश्वास सारंग जो आपके मंत्री हैं शिवराज सिंह कैबिनेट में, उनकी क्या प्रतिक्रिया बजट पर, पहले वो सुनवाते हैं आपको, फिर आपके पास पहुंचेंगे चर्चा में। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को बहुत बधाई। एक कल्याणकारी, एक विकासमूलक, एक जनोपयोगी, आत्मनिर्भर भारत को बनाने वाला ये बजट आज प्रस्तुत किया गया है। इस बजट में हर आयाम को सुदृढ़ किया गया है। जहां देश के विकास के और सरकार का ध्यान है, तो जनता के कल्याण के लिए भी इस बजट में समुचित व्यवस्था की गई है। हेल्थ सर्विसेज को जिस प्रकार से मजबूत करने का ऐलान किया गया है, निश्चित रूप से निरोगी काया किसी भी व्यक्ति के जीवन का जो मूल है, उस परिभाषा को प्रतिपादित करने का काम इस देश की सरकार ने किया है। चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे विकास की बात हो, चाहे कल्याण की बात हो, ये बजट निश्चित रूप से इस देश में नई उमंग लेके आएगा। और बजट प्रस्तुत होने के बाद जिस प्रकार से शेयर बाजार में उछाल आया है, ये इस बात को इंगित करता है कि निश्चित रूप से ये बजट इस देश की आर्थिक व्यवस्था को और मजबूत करेगा। तो हमने सुना विश्वास सारंग से, उनका ध्यान भी पूरा हेल्थ पर ही था। प्रवीण जी, लेकिन एक और बड़ी बात है कि इनकम टैक्स की जो बात हो रही थी, जहां पे हमने पहले भी आपसे बात की थी, कि आपको नहीं लगता कुछ गुंजाइश होना थी उस मिडिल क्लास आदमी के लिए? क्योंकि जी आपकी आवाज भी एक टीवी कुछ जी टीवी सेट की आवाज बड़ी स्लो हो गई है, इसको आवाज बढ़ा दीजिए। तो जी मनोज जी पुनः बोलिए। मैंने कहा कि इनकम टैक्स स्लैब की बात करें या मुफ्त अनाज या रसोई गैस की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हेल्थ की बात करें, आपको नहीं लगता एग्रीकल्चर को लेकर कुछ एक नई और उपाय होना थे इस बजट में? नहीं, उन्होंने जो गेहूं की अच्छी जो फसल है या जो अच्छे बीज हैं उसके लिए पैसे की भी प्रावधान रखा है उन्होंने। आपने देखा ना कई करोड़ों। चलिए एक और बार अब फिर से आपको रोकता हूँ प्रवीण जी, आपका दोबारा आऊंगा। दुर्गेश शर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। दुर्गेश जी बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर। नमस्कार मनोज जी। दुर्गेश जी, किस प्रकार से देखेंगे इस बजट को आप? मुझे आज ताज भोपाली का एक शेर याद आ रहा है जी। पीछे बंधे हैं हाथ, मगर शर्त है कि सफर करना है। किससे कहे कि पाँव अरे यार ये टीवी हेलो जी हाँ दुर्गेश जी बोलिए। किससे कहे कि पाँव में कांटा निकाल दे। जी। स्थिति यह है कि हर तरफ कांटे बिछे हुए हैं, हर तरफ चलना मुश्किल है जी। पर सरकार ऐसी बातें कर रही है कि आपको तो चलना ही पड़ेगा। तो कौन से एमएसपी हमने 1.5 गुना कर दिया। कौन से वो सेक्टर है जहाँ आपको लगता है कि बहुत कुछ किया जाना चाहिए, जहाँ आपको लगता है कि निराशा हाथ लगी है जनता को? मनोज जी, कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसमें जनता को कहीं कोई सहूलियत मिली है? जी। मैं यही तो कह रहा हूँ कि किसानों के लिए कह दिया कि हम आपको एमएसपी 1.5 गुना कर देंगे, और कानून बना दिया जिसमें कह दिया कि एमएसपी की कोई मतलब ही नहीं है। अभी तो लागू हुआ नहीं ना जी, अभी तो लागू कर नहीं रहे हैं कानून। अभी और तभी से क्या होता है आदरणीय जी, कि आज मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं पर मैंने ये बना दिया है, कल तो आप लागू करेंगे। ये आपने बजट कोई अभी के लिए तो नहीं लाए हैं, बजट तो पूरे 2025 तक का प्लान बना के बैठे। कानून तो 1.5 साल के लिए या 6 महीने के लिए आपने पोस्टपोन किया है। 6 महीने बाद उसी कानून के तहत एमएसपी पे तो खरीदी होगी नहीं जी। और दूसरी तरफ आप कृषि का टैक्स ले रहे हैं, आप पेट्रोल पे लगा रहे हैं, डीजल पे सेल टैक्स लगा रहे हैं। तो एक तरफ आप कीमत बढ़ाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप उनकी टैक्स लगा देते हैं। तो ये दोहरी मार और अत्याचार क्यों? जी। बात आ रही है कि साहब हम स्वास्थ्य क्षेत्र के अंदर आपको सहूलियत देंगे, या स्वास्थ्य में हमने बजट बढ़ाया है। अच्छी बात है, आपने स्वास्थ्य क्षेत्र में बजट बढ़ाया 130% बढ़ाया है। जी बिल्कुल, मैंने गलत नहीं बोला मनोज जी, मैंने कहा ना अच्छी बात है। पर उसके बावजूद जो देश के अंदर
आपके व्यापारी भाइयों ने दवाइयां महंगी कर दी, इससे क्या? वो तो सब आपको भी पता है कि चीन से तनातनी के जो कच्चा माल नहीं मिल रहा है या देश में बनाने की बात हो रही है, दूसरे देशों में मंगा रहे, उसका असर तो निश्चित तौर पर पड़ा ही है। मनोज जी, मैं चीन सारा स्वास्थ्य का सामान चीन से नहीं आता है जी, ज्यादातर उसके इंटीग्रेटेड जो है कच्चा माल वो चीन से आता है। ज्यादातर आपके हिसाब से भी चीन से ही आ रहा है, तो हमारे पास में दूसरे भी देश है जहाँ से अपन उनको ले सकते हैं। जी बिल्कुल। केवल चीन का आधार बना के मेरे ऊपर अत्याचार करने का मैंने अधिकार नहीं दे दिया। नहीं, मैं आप पर अत्याचार नहीं कर रहा, मैं तो बता रहा हूँ। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, अत्याचार करने वालों की बात कर रहा हूँ। आप नहीं कर रहे हैं, करने वाले कर रहे हैं जी। अब चलिए, साहब दवाइयां महंगी कर दी क्योंकि चीन से आपको इंटीग्रेटेड नहीं मिल रहे हैं। जो अस्पतालों में बेड का किराया, अस्पतालों में वेंटिलेटर का किराया, जो ऑक्सीजन की समस्या, आज क्योंकि आप सरकारी अस्पताल तो पूरे खत्म कर रहे हैं, आपको तो प्राइवेटाइजेशन में जाना है। तो जो अस्पतालों में मारने के लिए बैठे हुए, लूटने के लिए बैठे हुए, उन पर क्या आपने कह दिया साहब हमने स्वास्थ्य में बजट बढ़ा दिया, तो बजट का उपयोग किसके लिए होगा? जब आप प्राइवेटाइजेशन करेंगे, आप सरकारी अस्पतालों को आधुनिक नहीं करेंगे, सरकारी अस्पतालों में आप आज भी किसी तरह की कोई सुविधा देने को तैयार नहीं है। क्या मनोज जी दुर्गेश जी एक मिनट, एक मिनट अभी हमीदिया मैं आपके पास हमीदिया का हमने देख रहे हैं कि उन्नयन हो रहा है, एम्स जैसे दूसरे अभी जो एक सरकारी सर्वे आया है वो ये बता रहा है कि प्राइवेट अस्पतालों में अच्छा इलाज सरकारी अस्पतालों में इलाज की स्थिति अच्छी, लेकिन आप जो कह रहे हैं वो भी सही है कि उनको बढ़ाया जाना चाहिए, उनमें संसाधन जुटाए जाना चाहिए। मनोज जी, सुनने की क्षमता होना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। यदि शासन प्रशासन में बैठे हैं जी तो सीधा नाम भी ले सकते हैं। प्रवीण भाई सुन रहे हैं, अगर सच बोलोगे, सुनेंगे ना प्रवीण भाई आऊंगा आपके पास, आऊंगा मैं ये सुनने की क्षमता। अरे सच बोलोगे, जनता की नहीं सुनी तो कम से कम उनकी तो सुन लें दो जी। यदि ईमानदारी से आज हमीदिया अस्पताल इतना समृद्ध और इतना अच्छा होता तो मेरे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अपना इलाज कराने प्राइवेट अस्पताल में नहीं जाते जी। यदि हमीदिया अस्पताल इतना अच्छा होता, जिसके लिए आज भैया भारतीय जनता पार्टी के नेता जी ध्यान रखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मेरे भी मुख्यमंत्री हैं, वे मजबूर हो गए, सरकारी अस्पताल में नहीं जा पाए क्योंकि उनके द्वारा चलाया जा रहा सरकारी अस्पताल जो है योग्य नहीं था कि वो वहाँ स्वास्थ्य लाभ ले पाए। लेकिन सर कमलनाथ जी गए थे हमीदिया, इसके बाद हमीदिया सुधर गया क्या? यदि उनको ये योग्यता लगी हमीदिया की कि हमीदिया योग्य है कि वहाँ पर जाके मैं अपने स्वास्थ्य का लाभ ले सकता हूँ, तो तात्कालिक मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी ने उस अस्पताल में जाना उचित समझा। लेकिन उसके बाद स्थितियां बदली नहीं ना सर? तो आदमी मैं अब तो वो मुख्यमंत्री है क्या? वो थे जब भी, उसके बाद जब वो भर्ती नहीं थे उसके बाद भी कई घटना आई, हमने ऐसी देखी है। मनोज जी ये ना चश्मा उतार के बात करिए। नहीं, मैं तो चश्मा लगाया भी नहीं है। सुनिए, एक व्यक्ति अपना इलाज कराने के लिए जिस अस्पताल में जा रहा है वो उस पर भरोसा करके ही तो जाएगा जी, वो उसकी कुछ अच्छाइयां देखते ही तो जाएगा। और यदि दूसरा व्यक्ति उसमें नहीं जा रहा है तो उसको उसमें कमियां दिख रही है ना, तो कमियों को दूर करने का काम किसका है? उसी व्यक्ति का ना, मुख्यमंत्री का। बिल्कुल। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, जिस मुख्यमंत्री ने अपना इलाज वहां करवाया उसको भरोसा था ना, और इन्होंने वहां जाकर ना भरोसा तोड़ा है ना, इन्होंने कॉन्फिडेंस सरकारी अस्पताल से खत्म किया है ना, तो गलती की और कमी किसकी? कमलनाथ जी की या शिवराज सिंह चौहान की? देखिए सर, दो चीजें हैं। आप फिर 16 मध्य प्रदेश में शासन कर रहे हैं। दुर्गेश जी देखिए, दो चीजें हमने देखा, सोनिया जी भी इलाज कराने विदेश जाती है और देश में भी करा रही। इसका मतलब ये नहीं कि देश में सुविधा नहीं हो सकता, कि उस लेवल की सुविधा सर्जन ना हो, उस लेवल का डॉक्टर ना हो। तो इलाज तो ऐसी चीज है कि आदमी कहीं भी करा सकता है, लेकिन बेसिक चीज ये है कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा होना चाहिए कि वो जरूरी नहीं हो कि वो मुख्यमंत्री के जाने के बाद सुधार हो उसमें, कोई एक आम आदमी भी जाए तो उसको वो सुविधा मिले जो एक मुख्यमंत्री को मिलती है। मैं आप दोनों के पास आऊंगा। आशीष पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए, अध्यक्ष ऑटो डीलर एसोसिएशन के। आशीष जी, बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर आपका। बता दीजिए आशीष जी को भी 2.5 रुपए और पेट्रोल महंगा हो रहा है, बता दिए सर, डीजल भी बता दे रहे हैं। आशीष जी, आशीष जी आवाज आ रही है आपको?
चलिए एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे आशीष जी के पास हम। जी दुर्गेश जी, यही बात आदरणीय बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज मीडिया को सच्चाई को जिस तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए इसमें आप डिफरेंट बच लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री यदि प्राइवेट अस्पताल में जाता है, विश्वास नहीं, मीडिया पे तो है ही नहीं, वो तो किसी को नहीं है, वो तो किसी को नहीं है, पॉलिटिकल पार्टियों को बिल्कुल नहीं है, लेकिन उम्मीद मीडिया से करती है। जी मनोज जी, बात मेरी पूरी आ जाने दे, उसके बाद क्योंकि मैं आप लोगों के संग में फोनों पे जुड़ा हूँ, मुझे मालूम नहीं कि आप लोगों की परिस्थितियां और आपके उसमें बैठे हैं जी, इसलिए मेरी बात सुन लीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा या मेरे बीच में बोलेंगे, बिल्कुल आपके हर सवाल का जवाब देंगे। जी बिल्कुल। यदि कोई व्यक्ति नेतृत्व करता है और वो यदि जिस ट्रैक पे चलता है उस ट्रैक पे हर व्यक्ति चलना पसंद करता है, तो मेरा यही कहना है कि जब आप प्राइवेटाइजेशन की ओर ले जा रहे हैं पूरे देश को, तो फिर ये बजट और ये सब क्यों खत्म कर दो ना, देश की सरकार क्यों बेच दो। आपने कह दिया कि हम जो है LIC को अब हम मार्केट में लेके आ रहे हैं जी। एक तरफ आप कहते थे कि नहीं साहब, देश की संपत्ति जिस संस्था के तहत ये जो इनकी मात्र संस्था है वो ये कहती थी कि हिंदुस्तान का जो पैसा है, हिंदुस्तान की पूंजी है, वो हिंदुस्तान में ही रहना चाहिए और हिंदुस्तान की पूंजी में विदेशियों का दखल नहीं होना चाहिए। आपने FDI 74% फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए खोल दी, 100% खोल दी। सर ये शुरुआत तो 92 से हुई थी ना, ये तो अब बढ़ती जा रही है। तो आदरणीय कोई चीज पे अंकुश लगा के रखना कोई काम करने में बुराई नहीं होती। आप बताइए, एक मेरा सवाल है, आपने प्राइवेटाइजेशन की बात की है, एयर इंडिया के हाल देख लीजिए, उसके बाद जो प्राइवेट कंपनियां वो मुनाफे में है। आप देख लिए BSNL जब था, आप भी इसके भुक्तभोगी रहे होंगे, उसके बाद जब प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां और इसी देश की आई है, एयरटेल या जियो कोई विदेशी कंपनी नहीं है। इसके बाद लोगों को डाटा आप देख लीजिए कि 2 साल पहले तक डाटा 300 रुपए चुकाता था 1 GB महीने के, अब उसमें 200 रुपए में 2 GB पर डे डाटा मिल रहा है। देश की कंपनी कर रही है, तो प्राइवेटाइजेशन में दिक्कत क्या है? सरकारी कर्मचारी, आपने अस्पतालों में बात की, सरकारी अस्पतालों में आप जाइए, आपको समय पर नर्स नहीं मिलेंगी, डॉक्टर नहीं मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सुधार जरूरी है ना। तो मनोज जी, मैंने यही तो कहा आपसे, आपने मेरी बात सुनी, आपसे मेरे पीछे लग गए। नहीं पीछे नहीं, मैं तो आपकी बात का जवाब मैंने ये बात बोली है। चलिए आपके पास आशीष पांडे जी बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष जी अध्यक्ष है ऑटो डीलर एसोसिएशन के। आशीष जी बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर। हाँ नमस्कार। नमस्कार आशीष जी, एक बिजनेसमैन के नजरिए से इस बजट को आप कैसे देखते हैं? सर देखिए, ऐसा है कि बिजनेसमैन की बात तो मैं आकलन अभी कर नहीं पाऊंगा क्योंकि ऑफिस में बहुत ज्यादा व्यस्त रहा, लेकिन जहां तक हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का सवाल है, उसके लिए कुछ खास इसमें ऑफरिंग नहीं है जी। अब जैसे बाय व्हीलर्स की बात करें अपन, मोटरसाइकिल्स और स्कूटर्स की, इट वाज एक्सपेक्टेड कि जो हमारा कर है वो कम होगा, 28% से 18% तक हो जाना चाहिए, ऐसी मांग थी जी। क्योंकि कार की इंडस्ट्री तो बहुत अच्छी चल रही है, उसके रीजन है कुछ, वो अब मैं यहाँ पे नहीं डिस्कस करना चाहता हूँ क्योंकि टाइम बहुत लगेगा, लेकिन बाय व्हीलर की जो इंडस्ट्री है उसमें अच्छी खासी सेल में लॉस हुआ है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर एंड एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर ऑल्सो। तो इट वाज एक्सपेक्टेड कि इसमें कर कम होंगे, जो कि हुए नहीं जी। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो स्कूटर्स और मोटरसाइकिल्स हैं, बाय एंड लार्ज लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लोग इस्तेमाल करते हैं जी। और कोविड में मैक्सिमम इम्पैक्ट जो हुआ है वो इसी क्लास के लोगों पे हुआ है। बिल्कुल। तो इसके अलावा जो स्क्रैपेज पॉलिसी की बात करी गई है उसमें जो गडकरी जी हैं उनके साथ मैं अक्टूबर 2018 में एक बार मिला था, अक्टूबर 2019 में जी, और फिर मार्च में मिला था 2020 में। तो उन्होंने स्क्रैपेज पॉलिसी की बात करी थी और जो बात हुई थी उस समय हमें ये अंदेशा था कि ये मैंडेटरी करी जाए जी। इंडिया में कोई चीज मैंडेटरी नहीं होती है तो उसका इम्पैक्ट नहीं होता है। आप वॉलंटरी कर देंगे तो कौन आप बताइए गाड़ी अपनी स्क्रैप करेगा? बिल्कुल सही बात है। तो ये तो मैंडेटरी होनी थी। अगर हमको एनवायरमेंट का इतना ख्याल है तो हमको मैंडेटरी करना था, उससे व्हीकल की सेल्स पे इम्पैक्ट पड़ता। और इसमें एक चीज और करनी थी कि 15 साल के बाद जी आप अगर इसको स्क्रैप नहीं करते हैं तो पेनल्टी, और आप स्क्रैप करके नई गाड़ी लेते हैं तो इंसेंटिवाइज करना चाहिए। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को ये दो बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी
जो कि मैच्योर नहीं हुई। लेकिन स्टील सस्ता करने की बात हुई, उससे कुछ अंतर पड़ेगा? क्योंकि अभी जो डीलर्स ने भाव बढ़ाए, रेट बढ़ाए कार के या बाकी गाड़ियों के, वो यही कहा गया है कि स्टील और जो कच्चा माल है उसकी कीमतों में इजाफा हो गया है। नहीं, वो तो एक्सपेक्टेड था कि आपके कमोडिटीज के प्राइस जो इंक्रीज हुए हैं, चाहे आपके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो, चाहे स्टील हो, चाहे आयरन हो, तो वो तो एक्सपेक्टेड था, लेकिन उसका इम्पैक्ट कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे ही नहीं आया है। इट हैज बीन वाइड स्प्रेड। बिल्कुल, चाहे आपकी कंस्ट्रक्शन हो, चाहे ऑटोमोबाइल हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक या इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी काम हो रहा है, सड़कें, हाईवेज, जी। इसमें मिडिल क्लास के लिए कोई राहत देख रहे हैं इस बजट में? क्योंकि टैक्स स्लैब में कोई चेंजेस नहीं किया गया है। नहीं, मेरे को तो नहीं लगता इम्पैक्ट अभी जो सबसे स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट आने वाला है मिडिल क्लास पे, वो ये आने वाला है कि पेट्रोल पे जो सेस लगाया, लेकिन उन्होंने अपना वो लगा दिया है कृषि सेस, जी, तो उसका थोड़ा इम्पैक्ट आएगा और इसका डीजल का भी आएगा। लेकिन एक्सपेक्टेड था, हम सब एक्सपेक्ट कर ही रहे थे कि फार्मिंग लॉबी इतनी स्ट्रांग है तो कुछ ना कुछ तो उनके लिए करा जाएगा। तो ये एक मेजर फंड है जो अपना एग्रीकल्चर के लिए यूज होगा। लेकिन एक चीज है जी, एग्रीकल्चर का उत्थान जैसे इंडिया में हो रहा है एंड इट कंटिन्यूज टू डू वेल जी, तो इसको एनकरेज करना भी आवश्यक है और इससे रूरल जो प्रोक्योरमेंट है इट विल कंटिन्यू टू इंक्रीज। और इंडिया की इकोनॉमी में आपको बता दूं, ये विलेजेस से ही ड्राइव होती है जी, और इसका मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट अच्छा होगा। शॉर्ट टर्म में तो अभी मिडिल क्लास पे इम्पैक्ट पड़ेगा जो कि एडवर्स है। एक और चीज है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट की बात की गई है, तो आपको लगता है इस सेक्टर में तो वैसे भी काफी कुछ काम चल ही रहा था, लेकिन जो सीमेंट और स्टील इंडस्ट्री और जो रोजगार के क्षेत्र की बात हो रही थी, क्योंकि सरकार पहले कहती रही थी 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, फिर उस पर बात होना बंद होगी, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अगर इतना बड़ा आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या रोजगार के क्षेत्र में इससे कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं, आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इससे एम्प्लॉयमेंट तो इंक्रीज होगी। अभी आंकड़े मेरे पास है नहीं जी, तो मैं इस पे विस्तार पे बात नहीं कर पा रहा हूँ आपसे, लेकिन ये फैक्ट है कोई भी इंडस्ट्री में अगर इन्वेस्टमेंट होता है, निवेश होता है, तो एम्प्लॉयमेंट इससे आती है। एम्प्लॉयमेंट आने से आप भी जानते हैं मार्केट में पैसा आता है, पैसा आने से सेल बढ़ती है, चाहे वो कोई भी चीज हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल्स हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो, एनीथिंग। जी, चलिए आशीष जी, हमारे साथ जुड़ने समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। तो दुर्गेश जी आपने सुना, आशीष पांडे जी को, और प्रवीण जी आपने भी सुना, तो दोनों से एक एक प्रतिक्रिया। दुर्गेश जी पहले आपसे। आशीष पांडे जी का एक शब्द भी सुनाई नहीं पड़ा, आपके सवाल जरूर मैं सुन रहा था। अच्छा, उन्होंने खासतौर से कहा है कि जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो सेस लगाया उसको लेकर जरूर उन्होंने बात की, लेकिन उनका ये कहना है कि अगर एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कुछ ग्रोथ होती है तो उसका फायदा आगे जाके पूरे देश को मिलेगा, क्योंकि इकोनॉमी में पैसा आएगा। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की उन्होंने कि इसमें जो पैसा लगा रही है सरकार, तो उससे रोजगार के अवसर बनेंगे, स्टील और सीमेंट इंडस्ट्री में बूम आएगा। तीसरा, उन्होंने ये कहा है कि जो कुछ उनको उम्मीद थी कि सरकार जो जीएसटी का 28% के स्लैब से उनको 18 में लाएगी, टैक्सेशन में छूट मिलेगी और ऑटोमोबाइल जो सेक्टर है उसमें कुछ ग्रोथ हो सकती है, वो सरकार ने उस क्षेत्र में नहीं की है। जी बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा कि यदि इंडस्ट्रीज में काम, क्योंकि आपने जो सवाल किया था उस हिसाब से उन्होंने उचित जवाब दिया जी। और मेरा ऐसा मानना है कि जब हमने देश के अंदर, जैसा कि आप भी बोल रहे थे कि इंडियन एयरलाइंस सही नहीं चल रहा था, ठीक है, बेच दिया। रेलवे सही नहीं चल रहा था, ठीक है, बेच दिया। अभी बिके नहीं है, शुरुआत हुई है। तो बात तो ऐसी है ना, अभी बचा बेच देंगे तो जल्दी नहीं है, थोड़ा सी देर में बेच देंगे। क्योंकि क्या है, मुझे मेरे खर्च करने के लिए हवाई जहाज खरीदने के लिए 8,500 करोड़ रुपए चाहिए जी, कहाँ से लाऊंगा? कुछ तो बेच दो ना। तो मेरा ये पूछना है आपसे, यदि आपका चैनल अच्छा नहीं चलेगा तो आप उसको सुदृढ़ करके चलाने के व्यवसाय को अच्छा करने का प्रोग्राम करेंगे या देश के किसी और ओनर के साथ में काम करना पड़ता है? लेकिन आप व्यक्तिगत मानना है। मैं आपको इसमें जवाब दे देता हूँ। एयर इंडिया को समय समय पर सरकार नोटिस देती है, 50,000 करोड़ हो गया, जो भी टैक्स से जनता दे रही उससे जा रहा है वो। मनोज जी मेरी बात सुन लीजिए, मैं अभी दूसरी बातों पर आपकी जो होगी मैं जवाब दूंगा। यदि आपका व्यवसाय या आपका कोई कार्य, आपका जो अपना खुद का और जो चीज है, यदि वो कहीं कमजोरी में आ रहा होगा तो आप प्रयास करोगे कि उसको सुदृढ़ कर लें।
अरे सर, आज तो वो पॉलिटिकल पार्टियां बदल लेते हैं, आप तो बिजनेस की बात कर रहे हैं। बिजनेस तो 1 मिनट की बात है, ये अच्छा नहीं लगा दूसरा कर लेता आदमी। अब तो लोग पार्टी बदल लेते हैं कि अच्छी नहीं दूसरी में चले गए। फिर तो वो माननीय मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपकी सोच के अनुसार देश को बेच दे, कोई दिक्कत नहीं है। सर, विपक्ष का भी तो कुछ काम है, एक और विपक्ष की भी कोई जिम्मेदारी होती है सर। क्या विपक्ष की भी तो कोई जिम्मेदारी होगी। क्या करे विपक्ष, क्या नहीं करे, ये भी अब बता रहे होते तो सरकार बन जाए। सुनिए जी, मैं जो कर रहा हूँ विपक्ष की जवाबदेही का निर्वहन कर रहा हूँ जी। आप पत्रकार महोदय हैं, आपकी भी जवाबदेही है। आपने तो मैदान तुरंत छोड़ दिया। सुनिए तो सही, अभी मैंने पूछा तो आपने कहा भी साहब व्यवसाय बदल देंगे, चैनल बदल देंगे, आपने तो तुरंत छोड़ दिया। अरे सर, एयर इंडिया की बात कर रहे हैं आप, 2000 करोड़ से घाटा होते होते 70,000 करोड़ तक पहुंचने वाला है। इसका जिम्मेदार कौन है? सरकारें तमाम रही है, आपकी भी रही है, बीजेपी की भी रही है, फिर से सरकारें हैं। तो कोई तो जवाबदेही लेगा कि 70,000 के उस सफेद हाथी को क्यों ढोया जाए। बिल्कुल सही है, पर क्या वो 70,000 के हाथी में जो नुकसान हो रहा था उसको किसी तरह जो व्यक्ति ने लिया, एक बात बताइए आप मुझे। अभी लिया नहीं, उसके लिए कोई बोली लगाने को तैयार नहीं। सुनिए मनोज जी, सुनिए जी, आप एक काम करिए, बाजार के अंदर एक लौकी रखी हुई है 10 दिन पुरानी जो बदबू मार रही है जी, खाने योग्य नहीं बची है, बेकार है, कोई काम की नहीं है, आप खरीद के लाइए। नहीं लाएंगे, यदि आपको उसमें संभावना दिखेगी ना कि आप उसको छील के अंदर उसके अंदर से 2% 5% निकाल के घर में फायदा उठा लेंगे तो आप 2। सर, समझदारी 10 दिन पुरानी लौकी खरीदने में है या ताजी लौकी उसी दिन खरीद लें, या अगर मैं व्यापारी हूँ 10 दिन क्यों रखूंगा। आगे आपने बोल रहा हूँ कि यदि आपको संभावना उस लौकी में दिखेगी कि यदि नहीं अच्छी है, मेरे फायदे की है, तो आप तुरंत खरीदोगे, यदि फायदे की नहीं होगी तो नहीं खरीदोगे। चलिए प्रवीण जी से जवाब, चीज में फायदा है जी, वो बेच क्यों रहे हैं? प्रवीण जी बताइए, तभी खरीदेगा ना, चल रही है, क्यों बेच रहे हो आप? क्यों लाल किला आपने जवाब? वो मुनाफे के लिए खरीदेगा ना। मैं बोलूं जी, दुर्गा जी सुन लीजिए जवाब। देखिए क्या है कि ये लोग क्या है कि कहते कुछ है करते कुछ है। 1.5 साल के लिए सरकार में हेलीकॉप्टर किसने खरीदा, ये भी सबको मालूम है। उस पर सुन तो लीजिए, जो इनकी कथनी है वो तो बतानी पड़ेगी ना। बताओ, मैं बताऊंगा। आप दुर्गा जी अपना ऑर्डर कौन दे दिया था? अरे दुर्गा जी, हमने नहीं, देखिए वो तो कमलनाथ जी ने किया, और रिनोवेट मुख्यमंत्री निवास को कमलनाथ जी ने कराया, और चलता रहा है। अभी आवश्यकता से घर की पताई भी नहीं कराए कि आप क्यों बेच रहे हैं। ये बात कर रहे थे हॉस्पिटलों की जी, क्या इनके जो पूर्व मंत्री थे या कांग्रेस के सारे नेता थे वह क्या उस प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं गए? अगर नहीं गए तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर ये कहें, मैं विषय पे नहीं जाना, सारे के सारे चाहे वो पत्रकार हो, ज्यादा पीछे में चाहिए, कोरोना में सारे मंत्री विधायक जितने भी थे दोनों पार्टियों के सब वही कहते इलाज कराया। फिर इनको कोई अधिकार नहीं इस बात का कहने का। अगर है तो वो अपने सारे मंत्री और पूर्व विधायकों को या जो पूर्व मंत्री हुए उन पर कार्रवाई करते। अरे पहले सुन लो यार, जवाब देने की बात है तो जवाब नहीं दे सुनोगे। आपको क्या है अधिकारी? जल्दी आपको अधिकार है सिर्फ दूसरों के ऊपर लांछन लगाने का, सुनने का भी अधिकार है, सुनने का समावेश। अरे लांछन किसे लगाएं? जो लांछन के योग होगा उसे ही तो लांछन लगाएंगे। ठीक है, जो इस पराकाष्ठा को पार कर चुका उससे क्या लांछन लगाएं? यानी आप नहीं लगाएंगे लांछन। चलिए बोलिए। ये तो अब देश को पूरी तरह से अब ईश्वर ही बचाए। अरे यार देश की जनता अभी आने वाले समय में निश्चित मनोज जी इतना कुछ एक क्रांति अभी चल रही है, दूसरी क्रांति और कराएंगे। ये मनोज जी, जो आपने कहा कि विपक्ष का काम हम ही करेंगे, उस पर कैसे चर्चा आ गए? जिनकी सरकार चली गई हो, सरकार का विरोध न कर पाया, सरकार की बात नहीं कर रहा अभी, तो आप इसकी बात करिए कि इनकी हालत हम समझ सकते हैं। पूरा देश के अंदर बहुत अच्छा बजट है। यह बजट भारत के आर्थिक व्यवस्था से लेके बहुत दूरगामी तक देगा। और रही की बात करें, अन्य स्टेटों में 25-25 हजार करोड़ के जब ये काम आएंगे तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आर्थिक व्यवस्था, चाहे मजदूर हो, चाहे युवा हो, चाहे बहुत सी चीजें इन सब में काम में लग जाएंगे तो निश्चित रूप से पैसे का जो है वो चारों तरफ से फैलने का काम करेगा। आप दूसरी बात, कोरोना से लेके अभी आज और एक छपी थी कि हम एक वर्ष के बच्चे का भी हम टीके की व्यवस्था कर रहे हैं। वो उसमें सरकारों का योगदान नहीं, वो डॉक्टरों का, उसमें बात कर रहे हैं। सरकार कहीं ना कहीं है। दुर्गेश जी, एक फाइनल कमेंट आपका। जी,
किस चीज की याद है? नहीं, यही पूरा जो अभी कंक्लूजन आप जो कुछ चीज कह रहे थे या जो प्रवीण जी कह रहे हैं, उन्होंने तो कैलकुलेशन बता दिया साहब कि यदि मान लो सब चीजें देश में जो है बर्बाद कर रही है देश को, तब बेचना ही तय हो गया है। तो मुझे लगता नहीं कि देश में प्रधानमंत्री से लेकर किसी तक की कोई आवश्यकता है जब व्यापारियों को उनकी जगह पे बैठना है। जी हर संस्थान हर चीज आपको बेच देनी है, तो देश को फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ही यदि चलाएगी तो फिर कोई मतलब ही नहीं है सर। अगर ऐसा होता है तो दोबारा से पब्लिक इतने सारे उनको क्यों बहुमत से जिताती है? अगर उनको लगता है कि देश बिक रहा है, और आप भी कह रहे हैं कि लोकतंत्र में, हिंदुस्तान के लोकतंत्र में आपको लगता है संभव है कि कोई इस देश को बेच देगा और जनता चुप रहेगी? मनोज जी, मैंने पहले ही सबसे पहले आपके संग बैठते हुए बोला कि हाथ पीछे बंधे हुए हैं, मगर शर्त है कि चलना है। देश है, शुक्रवार को नेता प्रतिपक्ष अपना भाषण देता है, उस भाषण में श्री राम का जिक्र आता है, हिंदू मुसलमान का जिक्र आता है, देश की अर्थव्यवस्था प्राइवेटाइजेशन की बात कहीं नहीं है। इसलिए आप कहते कुछ हो करते कुछ हो, आपके नेता प्रतिपक्ष ने एक बार भी किसी विषय को लेकर चर्चा नहीं की। चर्चा की तो जय श्री राम और राम मंदिर के बारे में, हिंदू मुसलमान के बारे में, बंगाल के बारे में कहा कि टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी एबीसी। तीसरी बात उन्होंने कहा एक कोई ओवैसी प्रवीण जी नहीं चले, प्रवीण जी उन्होंने फोन प्रतिपक्ष ने फोन काट दिया, प्रवीण जी फोन काट दिया उन्होंने, नहीं किए प्रवीण जी फोन काट दिया। नॉर्मल मोड में आ जाइए आप, आपको जो प्रतिक्रिया हो रहा है वो सुनवा देते हैं, फिर आपको भी हम आपसे विदा लेंगे। आज के बजट में भारत सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए जो महत्वपूर्ण स्तंभ है उन पर विशेष ध्यान दिया गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हर घर तक नल के माध्यम से पानी पहुंचे, जल जीवन मिशन। इसके साथ शिक्षा और कृषि, इन 4 स्तंभों पर विशेष ध्यान इस बजट में दिया गया है, जो निश्चित रूप से आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे। मैं भारत सरकार द्वारा आज प्रस्तुत बजट का बहुत स्वागत करता हूं। बातों का ध्यान इस बजट में रखा गया है। हम सब इस बात को जानते हैं कि पिछला वर्ष जो बीता है, पूरे विश्व में कोरोना जैसी महामारी का भयंकर संकट रहा है, उसके बावजूद भी यह जो 2021-22 का बजट आया है, यह निश्चित रूप से अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बजट है। निश्चित तौर पर हम, क्योंकि हम सत्तारूढ़ पार्टी के जो मंत्री विधायक है उनकी प्रतिक्रिया तो यही होना थी, लेकिन इस बजट से मिडिल क्लास को भी काफी सारी उम्मीद थी, और एक बड़ा झटका जो पेट्रोल डीजल पर कृषि सेस के रूप में लगा है उसको लेके जरूर मिडिल क्लास आदमी चिंतित होगा। लेकिन हम ये देख रहे हैं इसमें इकोनॉमी को बूस्टअप के लिए कई सारे उपाय किए गए हैं। वित्त मंत्री ने खासतौर से इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, और एक बड़ा सेक्टर हेल्थ, क्योंकि कोरोना ने इस देश या पूरी दुनिया की एक लाइफस्टाइल बदल दी और लोगों को बताया कि हेल्थ कितनी जरूरी चीज है, और सरकार ने इस पर गंभीरता दिखाते हुए 2.5 गुना तक इसका बजट बढ़ाया। इसके साथ ही 100 सैनिक स्कूल खोलने की बात की है, किसानों के लिए काफी सारी राहतें हैं, और इस बजट को धीरे धीरे और भी समझेंगे। अभी कुछ समय बाद हमारे साथ एक विशेषज्ञों का एक और पैनल जुड़ेगा जो आपको विस्तार से बताएगा कि इस बजट के आम लोगों पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, गरीब आदमी को क्या कुछ इसमें मिलेगा, महिलाओं को, बच्चों को, दुकानदारों को, उस पर क्या क्या इस बजट का असर होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। फिलहाल आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।